नमस्कार विद्यार्थियों, पाठ नंबर 5 अपना चल रहा है, जिसमें अभी हम भारत पर हुए उपनिवेशवादी आक्रमणों को जान रहे हैं। इस पाठ में अभी अपना पॉइंट चल रहा है भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का प्रवेश एवं विस्तार। इस टॉपिक में हमने जाना कि पुराने समय में यूरोप महाद्वीप के जो शक्तिशाली देश थे, उन देशों ने भारत को उपनिवेश बनाने के लिए या भारत पर अधिकार करने के लिए व्यापार के जरिए भारत में प्रवेश किया और फिर धीरे धीरे भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहा। तो पिछली कक्षा की जानकारी में हमने जान लिया था कि 16वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारत में पश्चिमी शक्तियों का आगमन हो गया था, यानी यूरोप महाद्वीप के जो देश थे वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भारत को उपनिवेश बनाने के लिए बारी बारी से भारत में प्रवेश करने लग गए थे और भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करना भी शुरू कर दिया था। तो उनमें सबसे पहले भारत में प्रवेश करने वाला जो पहला पश्चिमी देश था वो पुर्तगाल था। पुर्तगाल के बाद में भारत में डच आए, डच मतलब हॉलैंड के निवासी। उसके बाद तीसरे नंबर पर डेनमार्क वासी भारत में आए। चौथे नंबर पर भारत में अंग्रेजों ने प्रवेश किया भारत को उपनिवेश बनाने के लिए। इंग्लैंड या ब्रिटेन देश के जो निवासी हैं उनको अंग्रेज कहा जाता है। अंग्रेजों ने भारत में चौथे नंबर पर प्रवेश किया था और अंग्रेजों के बाद में फ्रांस के व्यापारी भी भारत पर अधिकार करने के लिए आए थे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप के 5 शक्तिशाली देश अपनी किस्मत आजमाने के लिए या अपना सपना भारत जैसे धनी देश पर अधिकार करने के लिए पांचों देशों ने प्रयास किया था। लेकिन पांचों देशों में से डच और डेनमार्क इनको तो कोई खास सफलता नहीं मिली। पुर्तगालियों ने जरूर थोड़े से क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था भारत के, और फ्रांसीसियों ने भी थोड़े से क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। लेकिन जो चौथे नंबर पर भारत में आए अंग्रेज, उनको भारत को उपनिवेश बनाने में पूर्ण सफलता हासिल हुई। अंग्रेज यानी ब्रिटेन के निवासी अपने मकसद में कामयाब हुए थे। जो पांचों देश भारत में आए उनमें से केवल अंग्रेज ही भारत को उपनिवेश बनाने में सफल हुए। अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया और सबसे पहले जो 4 देश और आ रखे थे भारत में, उन देशों को बाहर खदेड़ा, क्योंकि अंग्रेजों का सबसे पहला जो कंपटीशन था वो उनके साथी देशों से ही था जो भी भारत को उपनिवेश बनाने के लिए आए थे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो अन्य 4 देश थे उनको भारत से बाहर खदेड़ा और फिर बाद में भारत के राजा महाराजाओं को छल कपट से एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया, भारत में फूट डाल दी और फिर राजा महाराजाओं को एक एक करके वो हराते गए और धीरे धीरे अंग्रेजों का भारत पर अधिकार होता गया। 1764 तक आते आते लगभग हम कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था। तो भारत पर जो उपनिवेशवादी आक्रमण हुए थे, उन उपनिवेशवादी आक्रमणों में ब्रिटेन देश को सफलता मिली थी, यानी अंग्रेजों को सफलता मिली थी। अंग्रेजों के अलावा और देश भी भारत को जीतने के लिए आए, भारत पर अधिकार करने के लिए आए, भारत को गुलाम बनाने के लिए आए, लेकिन सफलता अंग्रेजों को मिली थी। तो आज हम चौथे नंबर पर भारत को उपनिवेश बनाने के लिए जिस शक्ति ने प्रवेश किया, अंग्रेज, उनके बारे में जानेंगे। तो भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का प्रवेश एवं विस्तार, इस टॉपिक में आज का जो अपना टॉपिक चलेगा वो है अंग्रेजों का भारत में प्रवेश एवं विस्तार। वैसे तो अंग्रेजों के बाद में फ्रांसीसी भी आए थे, लेकिन पिछली कक्षा में हमने फ्रांसीसियों को भारत अंग्रेजों से पहले पढ़ लिया, क्योंकि अंग्रेजों की जानकारी थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, वो सफल हुए थे, तो इनको हम बाद में पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों के बाद में फ्रांसीसी भी आए थे, लेकिन फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने हरा दिया था और यहाँ से खदेड़ दिया था। तो आज हम जानेंगे कि अंग्रेजों का भारत में प्रवेश कैसे हुआ और
साम्राज्य को भारत में किस प्रकार से फैलाया। वही अंग्रेज जो एक समय व्यापारी बन के भारत में आए थे और बाद में फिर वो भारत के सर्वेसर्वा बन गए और फिर भारतीय जनता पर उन्होंने लूटमार का जो खेल रचा वो आप सभी जानते हो। बाद में फिर भारतीय लोग खड़े हुए, अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन हुए और तब जाकर फिर एक लंबे समय बाद भारत को अंग्रेजों से मुक्ति मिली। यहाँ हम जानेंगे कि भारत पर अंग्रेजों का राज स्थापित कैसे हुआ था, उस जानकारी को, फिर भारत को आजादी कैसे मिली, ये भी हम आगे के पाठों में जान लेंगे। तो अभी अपना टॉपिक है अंग्रेजों का भारत में प्रवेश एवं विस्तार। तो इसको हम जानते हैं, इस प्रकार का प्रश्न की परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऐसा प्रश्न यदि परीक्षा में आए तो आपको किस प्रकार से उत्तर देना है, जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पॉइंटों के द्वारा बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप यहाँ लिखी हुई जानकारी को कॉपी में भी उतार लें और बाद में फिर उसका रिवीजन भी जरूर करें। केवल इसी कक्षा के लिए नहीं, अन्य और भी जो क्लासें हैं उन क्लासों में भी आप यही ध्यान दें। भूगोल की हो, इतिहास की हो, गणित की हो या अन्य और भी कोई विषय आपके चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासों में, तो आप सभी में ये ध्यान दें कि बोर्ड पर आपको जो लिखाया जाता है, जो समझाया जाता है, उसको आप अपनी कॉपी में जरूर उतारें और उनका रिवीजन भी जरूर करें। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप रिवीजन नहीं करोगे, खुद मेहनत नहीं करोगे, तो केवल ऑनलाइन क्लास लेने से आपकी पार नहीं पड़ेगी। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो देखो आगे, भारत में अंग्रेजों का प्रवेश और विस्तार कैसे हुआ उसको हम देखते हैं। तो ये कहानी शुरू हुई थी 23 सितंबर 1600 ईस्वी से। 23 सितंबर 1600 ईस्वी का दिन था। उस दिन इंग्लैंड में जो अंग्रेज व्यापारी थे, इंग्लैंड के अंग्रेज व्यापारियों ने मिलकर एक समूह बनाया और यह निश्चय किया कि हम भारत जैसे धनी देश के साथ व्यापार करें। तो इंग्लैंड के व्यापारियों ने 23 सितंबर 1600 ईस्वी को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन करने की बात कही। और 23 सितंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के व्यापारियों ने मिलकर भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन किया। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी का नाम आप ध्यान रखें, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का गठन कब हुआ? इस कंपनी का गठन हुआ 23 सितंबर 1600 ईस्वी को। इस कंपनी का गठन किसने किया? इस कंपनी का गठन किया था इंग्लैंड के अंग्रेज व्यापारियों ने। इंग्लैंड के अंग्रेज व्यापारियों ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी नहीं थी। ये इंग्लैंड या ब्रिटेन की सरकारी कंपनी नहीं थी। इसका गठन सरकार ने नहीं किया था। इसका गठन इंग्लैंड के अंग्रेज व्यापारियों ने किया था भारत के साथ व्यापार करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 23 सितंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के अंग्रेज व्यापारियों द्वारा किया गया। कंपनी का गठन हो गया। उसके बाद में 23 दिसंबर 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 23 सितंबर के दिन इसका गठन हो गया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो देखो, अंग्रेज व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए
लेकिन अभी उसको अनुमति नहीं मिली थी भारत से व्यापार करने की, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार की जब तक कंपनी को अनुमति नहीं मिलेगी तब तक कंपनी के व्यापारी भारत में नहीं जा सकते थे, तो पहले अनुमति लेनी जरूरी थी। उस समय ब्रिटेन की महारानी, यानी जिस समय की बात हो रही है उस समय ब्रिटेन की महारानी थी महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ की सरकार उस समय चल रही थी। तो महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही फिर अंग्रेज इस कंपनी के जरिए, कंपनी तो इंग्लैंड में ही थी, लेकिन इस कंपनी के जरिए अंग्रेज व्यापारी अनुमति मिलते ही भारत में आने लग गए व्यापार करने के लिए। अब यहाँ आप ध्यान देना कि अंग्रेज व्यापारी भारत में आ रहे हैं व्यापार करने के लिए। अंग्रेजों ने भारत में जो प्रवेश किया था, प्रवेश उन्होंने व्यापार के जरिए किया था, यानी व्यापार करने के लिए वो भारत में आए थे, लेकिन उनके दिमाग में जो सोच चल रही थी, जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था भारत पर अधिकार करने का। भारत धन संपन्न था, तो वो भारत में कैसे भी करके प्रवेश करना चाहते थे, फिर वहां की स्थिति को समझकर भारत पर अधिकार करना चाहते थे। तो उद्देश्य तो भारत को उपनिवेश बनाने का था, लेकिन जरिया कौन सा था उन्होंने? व्यापार का। तो अंग्रेज भारत में व्यापारी बन के आए थे, बाद में उन्होंने भारत पर अधिकार किया था। तो देखो महारानी एलिजाबेथ ने तो ये भी आप ध्यान रखना, उस समय महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया, अनुमति मिल गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप यही बात ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी का की स्थापना यानी उसका गठन तो 23 सितंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। ईस्वी तो वही 1600 ही रहेगी दोनों में, लेकिन गठन पूछा जाए तो 23 सितंबर के दिन और अनुमति पूछी जाए तो 31 दिसंबर के दिन। तो ये बात आप ध्यान रखें, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। 31 दिसंबर को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली थी, जबकि इसका गठन तो 23 सितंबर के दिन ही हो गया था। तो यहाँ तक हमने जाना महारानी एलिजाबेथ ने अधिकार दे दिया, अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही अंग्रेज व्यापारियों का पहला व्यापारिक जहाज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अंग्रेज व्यापारियों का पहला व्यापारिक जहाज भारत में 1608 में आया था। अनुमति तो इसी समय मिल गई, लेकिन 1608 ईस्वी, ध्यान दें 1608 ईस्वी को भारत में प्रथम व्यापारिक जहाज, उस जहाज का नाम था हेक्टर। भारत में प्रथम व्यापारिक जहाज हेक्टर कप्तान हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया। तो देखो अधिकार मिलने के बाद में कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों का पहला व्यापारिक जहाज भारत में कब आया? 1608 ईस्वी को आया। उस जहाज का नाम हेक्टर था और उस जहाज का नेतृत्व करता कौन था? उस जहाज को लेकर कौन आया था? कप्तान हॉकिंस आया था। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रवेश करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो आपको नाम बताना है कप्तान हॉकिंस। कप्तान हॉकिंस ही पहले व्यापारिक जहाज को भारत में लेकर आया था, यानी पहला अंग्रेज था जिसने भारत में 1608 ईस्वी में प्रवेश किया था। इस जहाज में व्यापारी बैठकर आए और उन्होंने भारत में प्रवेश करके वो भारत के साथ व्यापार करने लग गए। व्यापार शुरू हो गया। तो अब अंग्रेजों को भारत में अपना एक केंद्र स्थापित करना था जहां से वो व्यापार कर सके। भारत में प्रवेश तो वो कर गए,
अब भारत में उनको कोई जगह निश्चित करनी थी जहां से वो व्यापार कर सके, उस जगह को कहते हैं व्यापारिक कोठी। यानी अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करनी थी। तो अंग्रेजों ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की और कब की, वो हम देखते हैं। तो देखो 1612 ईस्वी, 1612 ईस्वी का समय था। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराकर सूरत पर अधिकार कर लिया। यानी अंग्रेजों ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी, अंग्रेजों ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी। सूरत कहां पर? गुजरात में। सूरत एक बहुत बड़ा व्यापारिक बंदरगाह था। सूरत पर पुर्तगालियों का अधिकार था। आपको पता है कि अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली भारत में आ चुके थे, तो पुर्तगालियों ने सूरत पर अधिकार किया हुआ था और वो सूरत से व्यापार करते थे। बाद में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने अपनी शक्ति से पुर्तगालियों को परास्त कर दिया और सूरत पर अधिकार कर लिया। 1612 ईस्वी में सूरत पर अधिकार होने के बाद में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की। तो देखो 1612 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त करके सूरत पर अधिकार कर लिया और सूरत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की। व्यापारिक कोठी क्या होती है कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ऐसा स्थान जहां से व्यापार किया जाए या व्यापार करने का जो मुख्य केंद्र होता है उसको व्यापारिक कोठी कहा जाता है। तो देखो अंग्रेजों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी। 1612 को पुर्तगालियों को हराकर सूरत पर अधिकार कर लिया, व्यापारिक कोठी स्थापित की और फिर वो भारत में व्यापार करने लग गए। इसके बाद में क्या होता है आगे को देखते हैं हम। तो यहाँ पर आपको पॉइंटों के द्वारा बताया जा रहा है, ये पॉइंटों के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि ये बातें आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं प्रवेश कैसे हुआ, ये हम जान चुके हैं। अब हम विस्तार को जानेंगे। प्रवेश कैसे हुआ ये अपना क्लियर हो गया। अब हम विस्तार को जानेंगे। विस्तार मतलब फैलाव। अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश तो कर लिया, सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी भी स्थापित कर दी। अब फिर बाद में वो भारत के अन्य क्षेत्रों में कैसे फैले उसको हम आगे देखते हैं। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दें। आज की जो अपनी जानकारी है वो थोड़ी बड़ी है और मैं इस जानकारी को एक क्लास में ही पूरा करवाना चाहता हूँ। तो ये क्लास है थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप इस क्लास को पूरा लें। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 क्लासों में करवाना अच्छा नहीं रहेगा। एक जानकारी तो वो एक क्लास में होनी चाहिए। क्लास लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरी लेनी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे देखते हैं विस्तार को। तो आगे 1615 का सन आया, सन 1615 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश तो कर लिया था, सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी भी स्थापित कर ली थी, लेकिन अभी भी अंग्रेजों को भारत के अन्य क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए भारत के सम्राट की अनुमति लेना जरूरी था। भारत का जो सम्राट था उसकी
अनुमति के बिना अंग्रेज अन्य भारत के क्षेत्रों से अधिक व्यापार नहीं कर सकते थे। तो उसकी अनुमति लेना बहुत जरूरी था। उस समय 1615 की बात है। उस समय भारत का सम्राट था मुगल बादशाह, और उस समय मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। उस समय भारत में मुगलों का राज चल रहा था और दिल्ली की गद्दी पर बादशाह जहांगीर बैठा हुआ था, जो भारत का सम्राट था। मुगल बादशाह को उस समय भारत का सबसे प्रमुख माना जाता था। तो जहांगीर का राज उस समय चल रहा था भारत में। तो जहांगीर से अनुमति लेकर ही अंग्रेज भारत में अपने व्यापार को बढ़ा सकते थे। अब उस शुरुआत में जब अंग्रेज भारत में आए तो वो व्यापार के जरिए आए थे। तो जहांगीर या अन्य जो भारत के राजा महाराजा थे, उनको भी ये पता नहीं था कि ये अंग्रेज बाद में जाकर भारत पर अधिकार ही कर लेंगे। भारत के राजा महाराजाओं को तो ये लग रहा था कि ये तो यूरोप से आए हैं और भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए हैं। तो व्यापार करने के लिए तो किसी को भी पाबंदी नहीं थी, कोई भी व्यापारी अनुमति लेकर व्यापार कर सकता था। तो अंग्रेज भी इसी प्रकार व्यापारी बन के आए थे। शुरुआत में ये किसी को पता नहीं था कि बाद में यही अंग्रेज भारत पर अधिकार कर लेंगे। तो अंग्रेज भारत में आए व्यापार के लिए, सूरत पर व्यापारिक कोठी स्थापित की। बाद में भारत के अन्य क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को भारत के सम्राट की अनुमति लेनी थी। तो अनुमति लेने के लिए किसको भेजा गया वो देखिए आप। 1615 में ब्रिटेन सम्राट था जेम्स प्रथम। 1615 में ब्रिटेन का सम्राट था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो, जेम्स प्रथम ने अपना दूत, ब्रिटेन का सम्राट था जेम्स प्रथम, उसने अपना दूत बनाकर किसको भेजा? सर थॉमस रो को। सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर के दरबार में भेजा। देखो, भारत के क्षेत्रों से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना दूत बनाकर किसको भेजा? सर थॉमस रो को। तो सर थॉमस रो 1615 में भारत के सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? ताकि अंग्रेज भारत के अन्य क्षेत्रों से व्यापार कर सकें, इसकी अनुमति लेने के लिए। अंग्रेज भारत के अन्य क्षेत्रों से व्यापार कर सकें, इसकी अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को भेजा था। और जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत के अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार करने की अनुमति भी सर थॉमस रो को दे दी थी। यानी जहांगीर ने कह दिया था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत के अन्य क्षेत्रों से व्यापार कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जहांगीर ने एक शर्त रखी। शर्त ये रखी कि व्यापार करने के बदले में आपको एक कर चुकाना पड़ेगा। उस कर का नाम था चुंगी कर। ये कर अंग्रेजों को ही नहीं, सभी को चुकाना पड़ता था। कोई भी विदेशी व्यापारी भारत में आता था, व्यापार करता था, तो उसके बदले उसको भारत के सम्राट को कर देना पड़ता था। उस कर को कहते थे चुंगी कर। तो जहांगीर ने कह दिया कि व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, चुंगी कर आपका लगेगा, चुंगी कर चुका देना और व्यापार कर लेना। तो जो भी व्यापारी या जो भी कोई देश के व्यापारी आते थे वो व्यापार करते थे, तो उनको भारत के सम्राट को कर देना पड़ता था चुंगी कर। चुंगी कर जितना व्यापार करते थे उतना ही देना पड़ता था। यानी एक जहाज का व्यापार कर रहे हैं तो चुंगी कर कम लगेगा, 2 जहाजों का कर रहे हैं तो ज्यादा, 3 का या 4 का कर रहे हैं तो और ज्यादा। यानी जितना व्यापार करोगे उतना चुंगी कर चुकाना पड़ेगा। तो जहांगीर या भारत के अन्य राजा महाराजा तो अंग्रेजों को व्यापारी समझ रहे थे और वो
बात आप ध्यान रखें कि ब्रिटेन सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था और अंग्रेजों को भारत के क्षेत्रों से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। अब अनुमति प्राप्त हो गई, अनुमति मिलते ही अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा भारत में आए और भारत के अन्य क्षेत्रों से भी वो व्यापार करने लग गए। तो पहली व्यापारिक कोठी तो अंग्रेजों ने सूरत में स्थापित कर ही ली थी 1612 में पुर्तगालियों को हरा के। जब 1615 में अंग्रेजों को अनुमति मिल गई तो और अंग्रेज भारत में आए और भारत के कुछ प्रमुख स्थानों पर उन्होंने और व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। कौन कौन से स्थानों पर 1615 में ये कोठियां स्थापित हुई थी? तो अनुमति मिलते ही देखो अहमदाबाद, बुरहानपुर, आगरा और अजमेर में व्यापारिक कोठियां स्थापित कर दी। अनुमति मिलते ही 1615 में अंग्रेजों ने अहमदाबाद हो गया, बुरहानपुर हो गया, आगरा हो गया, अजमेर हो गया, इन क्षेत्रों में भी अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली और वो फिर भारत से व्यापार करने लग गए। यानी हमने जाना कि अंग्रेजों ने एक क्षेत्र से व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे अंग्रेज भारत में अपने व्यापार को फैलाते ही जा रहे थे। भारत में अंग्रेजों का व्यापार फैलता ही जा रहा था। अभी केवल वो व्यापार को फैला रहे हैं, बाद में फिर वो भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करना भी शुरू कर देंगे और फिर आगे जाकर आपको पता है स्थितियां। तो व्यापार बढ़ता गया अंग्रेजों का भारत के साथ। आगे देखते हैं। सोलह सौ चालीस ईस्वी में क्या हुआ? 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया। देखो 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत के दक्षिण में एक प्रमुख क्षेत्र था मद्रास भी एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। मद्रास की तरफ पुर्तगालियों का अधिकार था, तो पुर्तगाली फ्रांसीसियों का अधिकार था। फ्रांसीसी भी मद्रास की तरफ रहकर व्यापार कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने भी मद्रास की तरफ ध्यान दिया और अंग्रेज भी मद्रास की तरफ गए और मद्रास में व्यापारिक कोठी स्थापित की और अंग्रेज भी मद्रास की तरफ से व्यापार करने लग गए। इस मद्रास का वर्तमान में नाम चेन्नई हो गया है। चेन्नई को ही पुराने समय में मद्रास कहते थे। तो 1640 में जब अंग्रेज अपना व्यापार बढ़ाते जा रहे थे तो अंग्रेजों ने मद्रास में व्यापारिक कोठी स्थापित की और मद्रास में अंग्रेजों ने खुद के लिए रहने के लिए यानी अंग्रेज व्यापारियों ने रहने के लिए मद्रास में एक किला भी बनवाया। किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज।
तो अंग्रेजों ने भारत में रहने के लिए पहला किला या दुर्ग मद्रास में बनाया था, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसके लिए का निर्माण 1640 में अंग्रेजों ने करवाया। इसके बाद में आगे देखते हैं हम 1661 का साल। तो 1661 में क्या हुआ, ब्रिटेन का सम्राट था, ब्रिटेन का सम्राट था जेम्स द्वितीय। पहले हमने ब्रिटेन के सम्राट को जाना था जिसने थॉमस रो को जहांगीर के पास भेजा था, वो जेम्स प्रथम था। ये जेम्स द्वितीय है, ध्यान रखना। ब्रिटेन का सम्राट था जेम्स द्वितीय। इसने क्या किया, पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह किया। ये ब्रिटेन का सम्राट जेम्स द्वितीय, ये सब ब्रिटेन में रह रहे थे, तो ब्रिटेन में थे, ब्रिटेन से राज चल रहा था इनका। तो जेम्स द्वितीय ने, ब्रिटेन के पास में पुर्तगाल देश पड़ता है यूरोप में, तो पुर्तगाल का जो राजा था उसकी पुत्री से जेम्स द्वितीय ने विवाह कर लिया। अब आपको पता है कि पुर्तगाली भी भारत की तरफ आए थे और पुर्तगालियों ने भी गोवा और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उन पर अधिकार कर लिया था। पुरानी जानकारी में हम देख चुके हैं। तो पुर्तगाली व्यापारी भी भारत में आ चुके थे और पुर्तगालियों ने भी भारत के कुछ एक क्षेत्रों पर अधिकार किया हुआ था, जिनमें गोवा, बम्बई ये क्षेत्र थे। तो बम्बई भी उस समय पुर्तगालियों के अधिकार में ही था। तो देखो 1661 में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया। तो पुर्तगाल के राजा ने जेम्स द्वितीय को दहेज में क्या दिया, बम्बई प्रांत। भारत का जो बम्बई प्रांत था वो पुर्तगालियों के अधिकार में था। तो इस विवाह के दौरान जेम्स द्वितीय को बम्बई प्रांत दहेज में मिल गया। यानी जब राजकुमारी की शादी जेम्स द्वितीय से हुई तो पुर्तगाल के राजा ने इस जेम्स द्वितीय को खुद के अधिकार में जो बम्बई प्रांत था वो बम्बई प्रांत दहेज में दे दिया कि ये बम्बई प्रांत तुम्हारा है। तो जेम्स द्वितीय को बम्बई मिल गया। आज मुंबई है इसका नाम, पहले उस समय इसको बम्बई कहते थे, आज तो नाम मुंबई हो गया है, पहले बम्बई कहते थे। तो बम्बई दहेज में मिल गया। विवाह किया जिसमें बम्बई दहेज में प्राप्त हुआ। तो अब बम्बई पर किसका अधिकार हो गया, जेम्स द्वितीय का हो गया, जो ब्रिटेन का सम्राट है। तो इस जेम्स द्वितीय ने क्या किया, जेम्स द्वितीय बम्बई का लेके क्या करता, तो जेम्स द्वितीय ने खुद के देश के व्यापारी यानी अंग्रेज, ब्रिटेन के व्यापारी कौन थे, अंग्रेज थे, और अंग्रेज उस समय भारत में आए हुए थे भारत के साथ व्यापार करने के लिए। तो जेम्स द्वितीय ने क्या किया, अपने देश के जो व्यापारी थे अंग्रेज, उन अंग्रेजों को ये बम्बई प्रांत किराए पर दे दिया। ब्रिटेन के सम्राट को जब बम्बई मिला तो सम्राट ने क्या किया, जेम्स द्वितीय ने भारत का जो बम्बई प्रांत है वो प्रांत अंग्रेजी व्यापारियों को किराए पर दे दिया। तो देखो 10 पौंड वार्षिक किराए पर जेम्स द्वितीय ने बम्बई अंग्रेज व्यापारियों को किराए पर दे दी। जेम्स द्वितीय ने बाद में 10 पौंड वार्षिक किराए पर खुद के देश के अंग्रेज व्यापारियों को बंबई किराए पर दे दी। तो यानी हम कह सकते हैं कि भारत में जो अंग्रेज आए थे उनको 1661 में बंबई प्रांत भी जेम्स द्वितीय द्वारा प्राप्त हो गया, यानी बंबई भी अंग्रेजों के पास आ गया। तो अब बंबई से भी अंग्रेज भारत में व्यापार करने लग गए।
ये बात भी आप ध्यान रखें कि 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जेम्स द्वितीय ने बंबई अंग्रेज व्यापारियों को किराए पर दे दिया था। अभी तो किराए पर मिला है, बाद में इस बंबई पर अंग्रेजों का अधिकार ही हो गया था आगे जाकर। आगे देखते हैं हम 1661 में ये घटना हुई। आगे देखते हैं 1699। यहाँ सनों के द्वारा समझ रहे हैं मैं एक चीज को, अंग्रेजों के विस्तार को सनों के द्वारा समझ रहे हैं। तो आप ये जब आपसे पूछा जाए तो सनों के द्वारा इसको याद करना कि कौन से सन में क्या घटना हुई थी, और उसी प्रकार से आप बताएं इसको। तो 1696 में क्या हुआ? 1696 में अंग्रेजों ने कलकत्ता, भारत का एक प्रमुख क्षेत्र या प्रमुख केंद्र उस समय कलकत्ता भी था। तो अंग्रेजों ने बाद में जब बंबई प्रांत उनको मिल गया तो अंग्रेजों ने बाद में फिर कलकत्ता की तरफ भी ध्यान दिया। कलकत्ता भी उस समय भारत का एक बहुत ही प्रमुख क्षेत्र था और आज भी है। तो 1696 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में कारखाने खोले, कलकत्ता में कारखाने खोले और विलियम फोर्ट किले का निर्माण करवाया। तो देखो अंग्रेजों ने खुद के रहने के लिए एक किला तो मद्रास में बना दिया था जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज था, और अंग्रेजों ने खुद के रहने के लिए दूसरा किला कलकत्ता में बनवाया जिसका नाम विलियम फोर्ट था। कलकत्ता उस समय भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध और काफी उन्नत क्षेत्र था। तो अंग्रेजों ने कलकत्ता की तरफ भी ध्यान दिया, कलकत्ता में व्यापारिक कारखाने खोले और रहने के लिए किला बनवाया जिसका नाम विलियम फोर्ट रखा गया। तो 1696 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में भी कारखाने खोल लिए और वहां पर भी विलियम फोर्ट नाम से अपना एक व्यापारियों के रहने के लिए किले का निर्माण करवा दिया गया। आगे देखते हैं तो अंग्रेजों के विस्तार को आगे हम देखते हैं। 1717 ईस्वी 1717 ईस्वी में कैसी घटना हुई वो हम आगे देखते हैं। तो देखो अभी हम अंग्रेजों के विस्तार को भारत में जान रहे हैं कि अंग्रेजों ने प्रवेश कैसे किया और कैसे वो भारत के अन्य क्षेत्रों में अपने व्यापारिक केंद्र खोलते गए, अपने व्यापार को बढ़ाते गए, रहने के लिए किले वो बना रहे थे। तो अब तक की जानकारी में हमने काफी कुछ जान लिया है कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैलते गए। अब हम जानेंगे 1717 ईस्वी। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही बढ़िया घटना हुई, एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना हुई। 1717 में जो घटना हुई वो अंग्रेज व्यापारियों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुई। वो घटना क्या थी वो हम आगे देखते हैं। इस घटना को हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के लिए तो लाभकारी और भारत के लिए हानिकारक। तो 1717 में कुछ ऐसी विशेष घटना हुई जो अंग्रेज व्यापारियों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अंग्रेज व्यापारियों का जो भारत में मकसद था, भारत में व्यापार को फैलाना और फिर भारत पर अधिकार करना, उसके लिए 1717 में जो विशेष घटना हुई वो अंग्रेजों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुई और भारत के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा हानिकारक। तो देखो 1717 में क्या हुआ, आपको पता है कि उस समय भी अंग्रेज अभी भारत में अपने व्यापार को ही फैला रहे हैं, अभी भारत पर अधिकार करना शुरू नहीं किया अंग्रेजों ने। अंग्रेज अलग अलग क्षेत्रों में अपनी व्यापारिक कोठियां खोल रहे हैं, किले बनवा रहे हैं, यानी वो अभी अपने व्यापार को ही फैला रहे हैं। अभी अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू नहीं किया। अंग्रेजों की सोच ये थी कि पहले व्यापार को फैलाया जाए, थोड़ा धन प्राप्त किया जाए, थोड़ी शक्ति प्राप्त की जाए और व्यापार फैलाने के साथ साथ ही अंग्रेज भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसको
उसको भी समझ रहे थे कि भारत के राजा महाराजाओं की स्थिति कैसी है और उनको हराएंगे तो किस प्रकार हराएं। तो इस प्रकार की सारी जानकारियां भी अंग्रेज व्यापार करने के साथ साथ लेते जा रहे थे। व्यापार तो अंग्रेज फैला ही रहे थे, साथ में वो भारत की राजनीतिक स्थितियों का भी अध्ययन करते जा रहे थे। और फिर जब पूरी तरह से अध्ययन किया उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू किया था। तो देखो, अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के जिस क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया वो क्षेत्र था बंगाल क्षेत्र। अंग्रेजों ने भारत के बंगाल क्षेत्र पर सबसे पहले और सबसे अधिक ध्यान दिया था। इसका कारण भी है कि बंगाल उस समय भारत का सबसे धन संपन्न क्षेत्र था। आज के समय तो बंगाल की स्थिति थोड़ी ज्यादा कमजोर हो गई, और कमजोर क्यों हो गई इसका कारण भी अंग्रेजी है। पुराने समय अंग्रेजों ने बंगाल को खूब लूटा, जिसकी वजह से आज के समय बंगाल काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो गया। लेकिन उस समय बंगाल भारत का सबसे धन संपन्न क्षेत्र था, क्योंकि उधर खेती बहुत ज्यादा होती थी, उद्योग धंधे भी बहुत ज्यादा थे। तो अंग्रेजों ने बंगाल क्षेत्र पर पहले ध्यान दिया था। तो 1717 में जो घटना हुई वो अंग्रेजों के लिए अच्छी ही सिद्ध हुई। आगे देखते हैं। देखो, उस समय मुगल सम्राट था फर्रुखशियर। उस समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट। उस समय भारत का मुगल सम्राट था फर्रुखशियर। उस समय भारत का मुगल सम्राट था फर्रुखशियर। मुगलों के बारे में आप पहले जान चुके हो, आपको पता है कि मुगल साम्राज्य औरंगजेब के समय तक शक्तिशाली रहा था और औरंगजेब के बाद में कमजोर होता गया था। तो औरंगजेब के बाद में आगे के जो शासक आए थे उनमें आगे जाकर फर्रुखशियर हुआ था। तो फर्रुखशियर एक कमजोर शासक था, यानी था तो मुगल सम्राट और भारत का सम्राट भी इसको माना जाता था, लेकिन इसमें वो क्षमता नहीं थी जो मुगलों के पहले जो राजा हुए थे उनमें थी। जैसे औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, ये सब उन जैसी क्षमता इनमें नहीं थी। यानी इस समय तक आते आते मुगल साम्राज्य भी अपनी कमजोर अवस्था में पहुंच चुका था, यानी मुगल शासक भी केवल नाम का सम्राट रह गया था, उसकी स्थिति कोई ज्यादा मजबूत नहीं बची थी। तो उस समय मुगल सम्राट फर्रुखशियर था, जिसको भारत का सम्राट माना जाता था, लेकिन इसकी स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। इसके पास धन भी ज्यादा नहीं बचा था इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए। और उसी समय भारत में अंग्रेजों ने अपना प्रभाव जमाना भी शुरू किया। तो देखो, उस समय मुगल सम्राट था फर्रुखशियर। फर्रुखशियर उस समय बीमार हो गया, तो फर्रुखशियर का इलाज करने के लिए कौन आया? अंग्रेज डॉक्टर। अंग्रेज व्यापारी रहते थे, तो अंग्रेज व्यापारियों में एक डॉक्टर भी था। उस डॉक्टर का नाम था अंग्रेज डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। तो देखो, अंग्रेज डॉक्टर था विलियम हैमिल्टन ने मुगल सम्राट फर्रुखशियर को अंग्रेज डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने रोग मुक्त कर दिया, रोग मुक्त किया। अंग्रेज डॉक्टर था विलियम हैमिल्टन। इसने फर्रुखशियर का इलाज कर दिया। तो फर्रुखशियर अंग्रेजों से बहुत प्रसन्न हो गया। फर्रुखशियर की लंबी बीमारी थी, उस लंबी बीमारी को डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने दूर कर दिया, यानी फर्रुखशियर को रोग मुक्त कर दिया। तो फर्रुखशियर अंग्रेजों से प्रसन्न हो गया। अब प्रसन्न होते ही अंग्रेजों को भी पता था कि फर्रुखशियर प्रसन्न है और फर्रुखशियर से हम कुछ भी मांगेंगे तो इस समय फर्रुखशियर में अनुमति दे देंगे। तो अंग्रेजों ने फर्रुखशियर से अनुमति मांगी, बंगाल में खुला व्यापार करने की छूट मांगी। अंग्रेजों ने फर्रुखशियर से बंगाल में, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने
जब भारत पर अधिकार करने की सोच बनाई और भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करने की शुरुआत की, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने ध्यान दिया था बंगाल की तरफ। यानी अंग्रेजों ने सोच ये बनाई थी कि सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल की तरफ ध्यान दिया था। तो अंग्रेजों ने फर्रुखियत से क्या मांगा? बंगाल में खुले व्यापार की छूट मांगी। फर्रुखियत से अंग्रेजों ने मांगा कि हमें बंगाल में खुले व्यापार की छूट दी जाए। तो फर्रुखियत ने अंग्रेजों की बात मान ली और 1717 में फर्रुखियत ने 1717 में मात्र 3000 रुपए, मात्र 3000 रुपए में 3000 रुपए वार्षिक आय के बदले में अंग्रेजों को 2 अधिकार दिए, 2 अधिकार दिए। देखो, फर्रुखियत की स्थिति काफी कमजोर थी, उसके पास पैसा नहीं था मुगल साम्राज्य को चलाने के लिए। तो अंग्रेजों ने जब फर्रुखियत से मांग की, तो फर्रुखियत ने क्या किया? फर्रुखियत ने मात्र 3000 रुपए वार्षिक आय के बदले में, मात्र 3000 रुपए वार्षिक आय के बदले में, 3000 रुपए ज्यादा नहीं थे क्योंकि संपूर्ण भारत पर व्यापार करने की ये बात थी, तो उसके लिए 3000 रुपए उस समय कोई ज्यादा नहीं थे। तो मात्र 3000 रुपए वार्षिक आय, जो भी साल की आय, एक साल के मात्र 3000 रुपए, एक साल के मात्र 3000 रुपए के बदले में फर्रुखियत ने अंग्रेजों को 2 अधिकार दिए, 2 अधिकार दे दिए। अंग्रेजों ने 1 मांगा, लेकिन अंग्रेजों को 2 अधिकार दे दिए। और ये दोनों अधिकार ही अंग्रेजों के लिए अपने साम्राज्य की स्थापना करने में बहुत बड़ी साबित हुई। अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया आगे जाके, यानी भारत को उपनिवेश बनाया, भारत पर अधिकार किया। इस कार्य में इन 2 अधिकारों ने अंग्रेजों की बहुत मदद की। यानी अंग्रेजों के लिए ये दोनों अधिकार बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुए। ये 2 अधिकार कौन से थे? जो फर्रुखियत ने मात्र 3000 रुपए वार्षिक आय के बदले में दिए थे, वो 2 अधिकार थे। पहला अधिकार, अंग्रेजों को बंगाल में खुले व्यापार की छूट मिल गई, छूट मिल गई। पहला अधिकार क्या मिला अंग्रेजों को? अंग्रेजों को बंगाल में खुले व्यापार की छूट मिल गई। एक तो बंगाल धन संपन्न क्षेत्र था, शांति प्रिय क्षेत्र था, दूसरी तरफ अंग्रेज भी बंगाल को सबसे पहले चाहते थे। तो अंग्रेजों को बंगाल में खुले व्यापार की छूट मिल गई। इतने बड़े धन संपन्न क्षेत्र में अंग्रेजों को बंगाल में खुले व्यापार की, यानी कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा, जैसे मर्जी आए वैसे व्यापार करो आप, इस प्रकार की छूट अंग्रेजों को मिल गई। पहले तो कुछ नियम थे, शर्त थे, जिसके द्वारा अंग्रेज व्यापार करते थे, लेकिन अब अंग्रेजों को बंगाल में खुले व्यापार की छूट मिल गई, यानी खुला व्यापार करो आप, जैसे मर्जी आए। पहला अधिकार तो ये मिला। दूसरा अधिकार मिला दस्तक पत्र जारी करने का अधिकार। दूसरा अधिकार कौन सा मिला? दस्तक पत्र जारी करने का अधिकार। अंग्रेजों को दूसरा अधिकार मिला, दस्तक पत्र जारी करने का अधिकार। अब ये दस्तक पत्र क्या होता है, इसको आप देख लो अलग से। दूसरा अधिकार मिला अंग्रेजों को, दस्तक पत्र जारी करने का अधिकार। तो दस्तक पत्र क्या होता है? एक विशेष अनुमति का पत्र जिसमें चुंगी शुल्क
किया जाता है। देखो, दस्तक पत्र क्या होता है? दस्तक पत्र एक विशेष अनुमति पत्र होता है। ये दस्तक पत्र जिसको मिल जाता है उसको व्यापार करने के लिए जो चुंगी कर दिया जाता था उसकी छूट मिल जाती है। तो ये जो दूसरा अधिकार था ये पहले अधिकार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों को अब दस्तक पत्र जारी करने का अधिकार मिल गया था, यानी अंग्रेज भारत के ऐसे व्यापारी बन चुके थे जिनको भारत के साथ व्यापार करने के लिए कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ता था। यानी अंग्रेज जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी, उसके बदले वो क्या लेता था? चुंगी कर। और 1717 तक अंग्रेजों ने व्यापार किया, उसके बदले अंग्रेजों को चुंगी कर चुकाना पड़ता था। जितना व्यापार करते थे उतना चुंगी कर देना पड़ता था। लेकिन फर्गुसन ने क्या किया? दस्तक पत्र जारी कर दिया। अब जब दस्तक पत्र जारी हो गया तो उनको अनुमति मिल गई किस चीज की? भारत में खुला व्यापार करने की, यानी बिना शुल्क चुकाए, बिना चुंगी कर दिए भारत में व्यापार करने की छूट अंग्रेजों को मिल गई। तो जब अंग्रेजों को बिना चुंगी कर चुकाए व्यापार करने की अनुमति मिली तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज भारत में आने लग गए। पहले तो जितने व्यापारी आते थे और जितना व्यापार करते थे उतना शुल्क चुकाना पड़ता था, लेकिन अब शुल्क तो माफ हो ही गया। तो जब शुल्क माफ हो गया तो ज्यादा से ज्यादा व्यापारी, यानी हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज भारत में आने लग गए। तो अंग्रेजों की संख्या भारत में बढ़ती गई। जब संख्या बढ़ती गई तो अंग्रेज शक्तिशाली हो गए। अब शक्तिशाली हो गए तो फिर अंग्रेजों ने भारत के राजाओं को हराना स्टार्ट कर दिया और यहीं से अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत हो गई। तो ये दोनों जो अधिकार थे ये अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुए। दो अधिकार कौन से थे वो आपने जाने। एक तो बंगाल में खुले व्यापार की छूट मिल गई तो बंगाल पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हो गई, बंगाल में उनका प्रभाव ज्यादा हो गया। दूसरा, उनको दस्तक पत्र जारी करने का अधिकार मिल गया, यानी अब उनको व्यापार करने के लिए चुंगी कर नहीं चुकाना पड़ता था। तो आगे देखते हैं। 1717 में अंग्रेजों को फर्गुसन ने मात्र 3000 रुपये वार्षिक आय के बदले में 2 अधिकार दिए। इन अधिकारों की वजह से अंग्रेजों का प्रभाव भारत में बढ़ता गया और अंग्रेजों की स्थिति भारत में मजबूत होती गई। ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज भारत आने लग गए, यानी अंग्रेज ज्यादा शक्तिशाली होते गए। अन्य जो यूरोपीय देश आए थे जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी वगैरह और भी जो, उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला तो वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाए थे। अंग्रेजों ने अपने कूटनीति से ऐसे अधिकार प्राप्त किए तो अंग्रेज ज्यादा शक्तिशाली हो गए। बंगाल पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हो गई। बंगाल क्षेत्र भारत का सबसे धन संपन्न क्षेत्र था। तो जब बंगाल में खुले व्यापार की छूट मिली तो अंग्रेजों ने अपना मैन ठिकाना बंगाल को ही बना लिया, वहां पर ही अपने किले बना लिए और वहां पर अंग्रेज रहकर बंगाल से खुला व्यापार करने लग गए। उनको कोई रोक टोक नहीं बची। बंगाल क्षेत्र पर स्थिति मजबूत होने के बाद में भारत के जो महत्वपूर्ण अन्य क्षेत्र थे जैसे बंबई, कलकत्ता, मद्रास, भारत के जो मुख्य क्षेत्र थे उनमें उस समय सूरत था, बंगाल था, मद्रास था, कलकत्ता था, बंबई था। तो इन सब पर अंग्रेजों का फिर एक तरह से अधिकार हो गया। बंबई पर जो किराया था वो किराया भी माफ कर दिया गया और बंबई अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। मद्रास में किला बना ही लिया था, कलकत्ता में किला बना ही लिया, बंगाल पर पकड़ मजबूत हो गई। तो हम कह सकते हैं कि 1717 में अधिकार मिलने के बाद में बंगाल, सूरत, मद्रास, बंबई, कलकत्ता, इन सब क्षेत्रों में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई। अब जब इन क्षेत्रों में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई तो अंग्रेजों ने सबसे पहला कार्य क्या किया? उनके साथ उनके कंपटीशन में जो देश खड़े थे भारत पर अधिकार करने के लिए, वो देश थे जैसे कि पुर्तगाली हैं, डच हैं, डेनमार्क वासी और फ्रांसीसी हैं। ये सब देश भी भारत पर अधिकार करने के लिए आए हुए थे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इन देशों को भारत से बाहर निकालने का निश्चय किया कि पहले इनको बाहर निकाला जाए, बाद में फिर भारत के क्षेत्रों पर अधिकार किया जाए। तो
अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करना यानी भारत के राजाओं को हराना बाद में शुरू किया। पहले उनके साथ जो आए थे यूरोपीय देश उनको बाहर करने का निश्चय किया। तो 1742 का साल आया। 1742 में अंग्रेजों ने क्या किया, देखो अंग्रेजों के कंपटीशन में कौन कौन थे, पुर्तगाली, डच, डेनमार्कवासी और फ्रांसीसी। इनमें जो ऊपर के तीन हैं पुर्तगाली, डच और डेनमार्कवासी, ये तो कोई ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, इनका भारत में कोई प्रभाव भी ज्यादा नहीं था। तो ये तो छोटे मोटे युद्धों में अंग्रेजों से हार के यहाँ से जा चुके थे। केवल पुर्तगाली थे जिनका गोवा और दमन व दीव इन दो क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा। और ये अधिकार तो भारत की आजादी के बाद में भी चला 1961 तक, केवल दमन द्वीप और गोवा पर पुर्तगालियों का। डच पूरी तरह से भारत के बाहर निकल गए, डेनमार्क भी पूरी तरह से भारत के बाहर निकल गए। अब अंग्रेजों के कंपटीशन में सबसे आगे जो थे वो थे फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रांसीसियों का भी कुछ ज्यादा क्षेत्रों पर अधिकार हो गया था। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर उनको यहाँ से निकालने की सोच बनाई। और 1742 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से युद्ध लड़े। फ्रांसीसियों को कर्नाटक के 3 युद्धों में हराकर उनकी भारत में स्थिति कमजोर कर दी और अंग्रेजों का भारत में प्रभाव बढ़ गया। भारत में प्रभाव बढ़ गया। तो देखो 1742 में अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांसीसियों को हराकर उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया। तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुए थे वो 3 युद्ध हुए थे और उन युद्धों को कहते हैं कर्नाटक के युद्ध। तो ध्यान रखना, कर्नाटक के जो 3 युद्ध हुए थे वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे 1742 में। इन युद्धों में अंग्रेजों को जीत मिली। तो अंग्रेजों की स्थिति तो भारत में हो गई मजबूत और फ्रांसीसी जो मजबूत हो रहे थे उनकी स्थिति इस युद्ध में हारने के बाद में कमजोर हो गई और फ्रांसीसी भी धीरे धीरे भारत से बाहर निकलते गए। तो भारत में केवल अब अंग्रेज ही बच गए। तो अंग्रेजों का रास्ता साफ था। अब अंग्रेजों के सामने भारत के राजा महाराजा खड़े थे। तो अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय शक्तियों को खदेड़ने के बाद में, भारत से बाहर निकालने के बाद में फिर अपना पूरा ध्यान भारत के राजा महाराजाओं की तरफ दिया। तो अंग्रेजों ने 1742 के बाद में ही भारत के राजा महाराजाओं के अंदर बड़ी चालाकी से, छल कपट से फूट डाल दी, भारत की एकता को नष्ट कर दिया। भारत के राजा महाराजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर उन सबको अलग अलग कर दिया, यानी भारत की एकता को बिखेर दिया। जब भारत के राजा महाराजा एक दूसरे से अलग अलग हो गए, अलग अलग किसने किया, अंग्रेजों ने किया अपने फूट डालो वाली नीति के चलते। फिर जब भारत के राजा महाराजा अलग अलग हो गए तो फिर अंग्रेजों ने अपनी सेना के माध्यम से एक एक राजा को आसानी से हरा दिया और भारत के क्षेत्रों पर उनका अधिकार होता ही गया। अगर भारत में उस समय एकता रहती, भारत के राजा महाराजा एक दूसरे से नहीं लड़ते, तो अंग्रेज किसी भी स्थिति में भारत के राजाओं को हरा नहीं सकते थे। भारत पर अधिकार